नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम न्यूज एट 9 में। मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। इस पूरे 1 घंटे के दौरान हम आपको आज की बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू और उन खबरों की तह तक ले जाने का करेंगे प्रयास। हम खबरों पर निकल रहे तथ्यों के संदर्भ में कुछ सवाल भी उठाएंगे जिससे आप भी सहमत होंगे, असहमति भी साफ तौर से हो सकती है। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। साफ तौर से महाराष्ट्र में बृहमुंबई नगर निगम यानी बीएमसी समेत 10 नगर निकायों, 25 जिला परिषदों और 283 पंचायत समितियों के चुनाव के नतीजे सामने आ गए। हर चुनाव की तरह यहां भी कोई पार्टी आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, किसी को सदमा भी लगा है जो कि कांग्रेस को लगा है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इस बार खुलकर जिस झंडे को सलाम किया वो है भगवा। भगवे ने परचम लहराया। बीएमसी समेत तमाम चुनाव नतीजों में शिवसेना और बीजेपी छाई रही है। तो साफ तौर से बहुत जरूरी था शिवसेना के लिए जीतना, क्योंकि अस्तित्व का सवाल था। बीजेपी का भी जीतना जरूरी था क्योंकि समर्थन का सवाल था। कांग्रेस की साख भी दांव पर लगी थी, लेकिन साख खत्म हो चुकी है। कांग्रेस 31 पर सिमट गई है। यह सबसे अहम बात निकलकर सामने आ रही है। बीएमसी में अगर हम बात करें तो चुनाव में जो कमाल देखने को मिला है वो बीजेपी की ओर से ही सामने आया है, क्योंकि बीजेपी ने इस तरह की छलांग लगाई है जिसे बड़ी छलांग कहा जा रहा है। 2012 के चुनाव में 31 सीटें थी, उसे 81 तक ले जाना उस महाराष्ट्र में जहां पर शिवसेना का दबदबा है, जहां पर राज ठाकरे कहते थे कि उनका दबदबा है, वहां पर अगर बीजेपी आगे गई है, अगर बीजेपी ने छलांग लगाई है तो अपने आप में इसे समर्थन कहा जाएगा, इसे राष्ट्र के लेवल पर भी समर्थन कहा जाएगा। और इसी पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं सबसे पहले। महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी समेत 10 नगर निकायों, 25 जिला परिषदों और 283 पंचायत समितियों के चुनावों के नतीजे सामने आ गए। हर चुनाव की तरह यहाँ भी कोई पार्टी आगे है, कोई थोड़ा पीछे और किसी को सदमा लगा है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इस बार खुलकर जिस झंडे को सलाम किया है वो है भगवा। बीएमसी समेत तमाम चुनाव नतीजों में शिवसेना और बीजेपी छाई रही। ये नतीजे बीजेपी के लिए दोगुनी खुशखबरी लेकर आए हैं। बीएमसी में 2012 में बीजेपी को महज 31 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जनता ने दोगुना भरोसा बीजेपी पर दिखाया है। मुंबई नगर निकाय बीएमसी के लिए इस बार रिकॉर्ड करीब 55% मतदान हुआ था। मतलब बीजेपी हो या शिवसेना, दोनों राष्ट्रवादी पार्टियों को जनादेश मिला है। हालांकि लंबे वक्त तक एक साथ रहे शिवसेना और बीजेपी इन चुनावों में अलग अलग मैदान पर उतरे, लेकिन जो आस लगाकर उद्धव ठाकरे ने गठबंधन से खुद को अलग किया, नतीजों में उन्हें एक तरफा वैसा जनादेश नहीं मिला। हाँ, जनता ने जरूर पहले और दूसरे दर्जे में भगवा झंडे को ही लहराया। नतीजे के तगड़े करंट से कांग्रेस सदमे में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने बड़ी हार के बाद इस्तीफा आगे कर दिया है। निरुपम ने हार के लिए पार्टी के अंदर की कलह को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने इस हार की भड़ास वोटरों पर निकाली। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव नतीजों से लगता है कि जैसे मुंबई वाले गड्ढे वाली सड़कों, मलेरिया और वाटर टैंकर के साथ ही जीना चाहते हैं। खैर, हार जाने पर अंगूरों के खट्टे होने का मुहावरा कांग्रेस मुख पर बुरा भी नहीं लग रहा। छोटे आम चुनाव माने जाने वाले इस इलेक्शन में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रचार की कमान संभाल रखी थी और इस बार के प्रचार में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फडणवीस ने प्रचार के दौरान भी साफ बोल दिया था कि अगर हार मिली तो जिम्मेदार वो खुद होंगे। वहीं शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे ने भी आखिरी युद्ध मानकर पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रखी थी। नतीजा भी सामने है, हर तरफ केसरिया लहर रहा है। लेकिन विजेता नहीं तो विपक्ष की उम्मीद लगाए बैठे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम को कुछ खास हाथ नहीं लगा। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज।
तो जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि राष्ट्रवाद पर ही वोट मिल रहे हैं और राष्ट्रवाद को लेकर अब पार्टियों को आगे आना पड़ रहा है। राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रवाद का विरोध करने वालों को भी सबक जरूर लेना चाहिए। चुनाव के नतीजे किस तरह से रहे, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 227 में से 84 सीट पर शिवसेना का कब्जा रहा, किसी को भी बहुमत नहीं मिला। यह अपने आप में बड़ी बात है। बीजेपी 81 सीट लेकर दूसरे नंबर पर आई, 31 से 81 पर पहुंची है। यह अहम बात है, इसलिए बार बार इसका जिक्र भी किया जा रहा है। 30 सीटों के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई, एनसीपी तो चौथे पायदान पर पहुंच गई और अगर हम बात करें एमएनएस की तो वो तो पांचवें पायदान पर भी नहीं टिक पा रही। 10 सीटों के साथ एनसीपी चौथे नंबर पर पहुंच गई। 7 सीटें सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे की मनसे को मिली है, 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। सीधे सीधे ये राज ठाकरे पर सवाल है, उनके नेतृत्व पर। ठाणे को छोड़कर बात करें तो दूसरे नगर निकायों पर भी बीजेपी का कब्जा हुआ है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जनादेश पर जनता का शुक्रिया किया है और ट्रांसपेरेंट सरकार देने का वादा भी वो करते नजर आए हैं। तो ये पूरे नतीजे हैं जो आपके टीवी स्क्रीन के सामने हैं और ये नतीजे बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं। और किस तरह से भगवा परचम लहराया है, भगवा को लोगों ने आगे किया है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। 10 निकाय, 25 परिषद, 283 समितियों में भगवे का परचम है। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। 283 अगर निकाय हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई, शिवसेना नंबर 2 पर है। अगर हम बात करें मुंबई की तो वहां नंबर 1, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी आगे है। देश की सबसे अमीर नगर पालिका पर शिवसेना बीजेपी का दबदबा है। बीजेपी का मुंबई निकाय चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सबसे पहली बार 55% जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र में जनादेश ने किया राष्ट्रवाद को सलाम, राष्ट्रवाद के मुद्दे को सलाम और राष्ट्र का जो भगवा परचम है वो देखने को मिला। मुंबई में 2012 के मुकाबले बीजेपी को 2 गुने से ज्यादा सीट मिली है, यानी तमाम मुद्दों पर बीजेपी के साथ जनता है। बीएमसी के लिए इस बार रिकॉर्ड करीब 55% मतदान हुआ है, वरना ये परसेंटेज 43-42 के आगे बढ़ता नहीं था। इलेक्शन में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रचार की कमान संभाली। हार होने पर जिम्मेदारी लेने को भी फडणवीस तैयार थे, लेकिन हार हुई नहीं, आगे बढ़े और बड़ी छलांग लगाई। तो इसको लेकर ये साफ चीजें आ रही हैं। कांग्रेस, राकंपा समेत विपक्ष औंधे मुंह गिर गया। संजय निरुपम ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंप दिया। निरुपम ने हार के लिए कांग्रेस नेताओं की कलह को जिम्मेदार ठहराया। वरिष्ठ नेता गुरुदास कामत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर भी हार का ठीकरा फोड़ा। कांग्रेस नेता नारायण राणे ने हार का ठीकरा संजय निरुपम के सिर फोड़ा। एक दूसरे पर ठीकरे अब फोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने हार की बौखलाहट पर जनता को ही कोस दिया। जनादेश को मानने की बजाय जनता को ही कोसने में लग गए। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही, क्योंकि पर्ली जो उनका क्षेत्र है वहां पर बीजेपी हारी है। तो इसी वजह से पंकजा ने कहा कि अब राजनीति कैसी की जाए समझ नहीं आता, गुंडों की राजनीति करें या विकास की राजनीति करें। ये कहते हुए उन्होंने सामने रख दिया। 10 में से ये तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं। तो इस पूरी जीत पर नितिन गडकरी, जो कि महाराष्ट्र चुनाव को नजदीक से जानते हैं, और किरीट सोमैया का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। मुंबई में हम 35 से मेजोरिटी तक जाना बहुत कठिन था, पर मुंबई के कार्यकर्ताओं ने भी और बहुत अच्छे लड़ाई लड़ी है। मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का और महाराष्ट्र के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो विकास के काम बड़े प्रमाण पर हुए हैं, उससे लोगों में विश्वास है कि हम विकास कर सकते हैं, वहाँ की तस्वीर बदल सकते हैं। उसके कारण ही जनता का ये समर्थन। देखिए, नोटबंदी के निर्णय के बाद भी जनता नाराज नहीं, उन्होंने हमको वोट दिया है। वैसे इस चुनाव में स्थानिक विषय ज्यादा थे, फिर भी राष्ट्रीय विषयों पर भी हमारे नीतियों का एक प्रकार से मतदाताओं ने समर्थन नहीं किया है और स्थानिक लेवल पर भी उन्होंने हमारी जो कार्य है उसको भी एक प्रकार से सराहा है। मोदी देवेंद्र फडणवीस ने पुनः एक बार विश्वास व्यक्त किया है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। मुंबई की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास में पहली बार शिवसेना वहीं के वहीं है, कांग्रेस एकदम नीचे गई और भारतीय जनता पार्टी 30 से लेके सीधी 70, 75, 77 की ओर आगे बढ़ रही है। मतों की दृष्टि से लगभग शिवसेना भाजपा बराबर जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि मुंबईकर चाहते हैं पारदर्शिता, मुंबईकर चाहते हैं
देवेंद्र फडणवीस का विकास। तो पारदर्शिता चाहते हैं और देवेंद्र फडणवीस ने जो सरकार बनाई है, जो सरकार उन्होंने दी है, उसका विकास चाहते हैं। तो पूरा जो निकलकर सामने आता है बीएमसी के इस चुनाव से, उसमें यह सामने आ रहा है कि बीजेपी चाह रही है कि वो आगे बढ़कर सरकार बनाए और शिवसेना आकर उसके साथ जुड़ जाए ताकि वो विकास करे। और महापौर जो पद होता है महानगर पालिका में, वो चाह रही है बीजेपी की उसके पास आ जाए। बयानों से ये अभी लग रहा है। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस का हाल तो बेहाल है, लेकिन उन लोगों की भी बात सुननी ही चाहिए जो औंधे मुंह गिरे हैं। संजय निरुपम ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है, वो आपको। मुंबई की जनता का जो फैसला है, उस फैसले को मैं स्वीकार करता हूं और पिछले 2 वर्षों से मुंबई का अध्यक्ष बनने के बाद लगातार जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी मेहनत हमने की है और इन मेहनतों के बावजूद जनता ने जो फैसला दिया वो शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में है। इसको स्वीकार करना चाहिए, फिर नए सिरे से काम करने की तैयारी में जुटना चाहिए सब। हाँ, पार्टी के अंदर कुछ बड़े बड़े नेता हैं जो जानबूझ के प्रचार के दरमियान जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से पार्टी के कामकाज के ऊपर टिप्पणी की, मुझ पर टिप्पणी की, एआईसीसी से जो लोग आते थे उनसे भी नहीं मिलना, उनकी बातें भी नहीं सुनना, ऐसे कुछ लोग जो पार्टी से अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, उनके भीतरघात की वजह से और उनके पार्टी विरोधी प्रचार की वजह से ये सारा रिजल्ट निकल के आया और मैंने अपनी रिजिग्नेशन की ऑफर दे दी। अब इसके बाद कौन बनेगा, क्या बनेगा, बाद में देखेंगे, पार्टी को तय करना है आगे। तो साफ तौर से हार चेहरे से ही नजर आ रही थी। संजय निरुपम और इससे पहले जो रणदीप सुरजेवाला को भी हमने आप तक पहुंचाया था, उनकी भी बात को पहुंचाया था, ये चेहरे से ही नजर आता है कि जब हार होती है तब तमाम रीजंस नजर आते हैं कि ये हो गया था, इस वजह से दिक्कत आ गई थी। बीएमसी और नगर निकाय चुनाव के नतीजों से यह तो साबित हो गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के कामकाज के तरीके से जनता खुश है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ये नहीं चाहती ये दोनों पार्टियां अहंकार की लड़ाई में अपनी अपनी राह चलें। लोगों को भगवा झंडा पसंद आया है और गठबंधन की राजनीति के तहत किए गए विकास कार्यों पर लोगों ने मुहर भी लगा दी है। लेकिन अगर इन दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो यही जनता इन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है। चुनाव में जीत पाने का यह मतलब नहीं है कि आपने सब कुछ जीत लिया। वास्तव में जीत के बाद ही जनप्रतिनिधियों की वास्तविक चुनौती शुरू होती है और उसका ही एक ही मूल मंत्र है, लोगों के लिए 24 घंटे समर्पित रहना। तो ये महाराष्ट्र के भगवे परचम की बात है। 24 घंटे अब आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। उन्हीं के लिए काम अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कतें सामने आएंगी। और कांग्रेस समेत जो जिस तरह से विपक्ष साफ हुआ है महाराष्ट्र में, वो अपने आप में ये कहता है कि नोटबंदी को लेकर विपक्ष का स्टैंड जो है उसके साथ जनता नहीं है। इस चुनाव से ये नजर आता है कि आने वाले दिनों में जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, किस तरफ हो सकते हैं, इन चुनाव से वो नजर आ रहा है। आप पहली बार डाल रहे हैं? बहुत बड़ी बढ़त कई बड़े जो नेता हैं उनकी साख दांव पर लगी थी। मतदान के दौरान हिंसा की भी खबरें सामने आई हैं और कई बड़े नेताओं की दांव, एक तरह से उनका जो दांव पेच था वो भी अब देखने को मिलेगा कि चौथे चरण में आखिर किस तरफ जनता का रुझान रहा। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से भारी मात्रा में चुनाव हुआ है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्राइम टाइम।
ब्रेक पर जाने से पहले बात हुई थी बीएमसी चुनाव की। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उस रण की जिसका आज चौथा चरण था। साफ तौर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान खत्म हो गया। इस चरण में बुंदेलखंड क्षेत्र के विभिन्न जिलों समेत 12 जनपदों की 53 सीटों पर वोट डाले गए। इस चरण के लिए राजनीतिक दलों के 680 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनका फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। चौथे चरण में 1,84,35,000 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया। रायबरेली के साथ साथ प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और फतेहपुर जिलों की 53 सीटों पर इसी चरण में मतदान हुआ है। आपको बता दें कि साल 2012 में 53 सीटों पर हुए चुनाव में सपा को 24 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा नजर आ रहा है कि वहां पर बीजेपी सफलता प्राप्त कर सकती है। तमाम रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, तमाम एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी बात आ रही है। इसके अलावा बसपा ने 15, कांग्रेस ने 6, बीजेपी ने 5 और पीस पार्टी ने 3 ही सीटें वहां पर जीती थी। जो चुनाव कमोबेश शांतिपूर्ण माहौल में हुए थे, चौथे चरण में उसकी कमी दिखाई दी। चौथे चरण के मतदान के दौरान कई जगहों पर चुनावी वर्चस्व को लेकर ही संघर्ष हो गया। महोबा की बात करें तो वहां पर सपा और बसपा के समर्थकों के बीच जमकर फायरिंग हुई, जिसमें सपा प्रत्याशी के बेटे समेत कई लोग जख्मी हो गए। अगर कानून व्यवस्था इतनी ही अच्छी होती तो क्या यहां पर फायरिंग हो सकती थी जहां पर इतना बंदोबस्त होता है? यह सवाल जरूर है। वहीं रायबरेली सदर भी रालोद उम्मीदवार के घर पर भी किसी ने फायरिंग की और किसी तरह ही वो अपनी जान बचाकर वहां से निकल सके। इसके अलावा कहीं मतदान की गोपनीयता भंग हुई। गोपनीयता भंग होना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक होता है और अगर गोपनीयता भंग हुई है तो उस पर जांच तो जरूर होनी चाहिए। कहीं जबरन मतदान कराने के आरोप में पथराव भी हो गया। महोबा में सपा प्रत्याशी सिद्धगोपाल शाह के बेटे साकेत शाह, यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष सहित 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना बजरिया चौकी से मात्र 4 कदम की दूरी पर हुई। घटना को कथित तौर पर अंजाम देने वाले बीएसपी प्रत्याशी का पत्र हिमाचल और नाती सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है। आरोप है कि सपा प्रत्याशी सिद्धगोपाल शाह के ड्राइवर को बजरिया चौकी के पास बसपा समर्थकों की कार ने टक्कर मार दी। इसके बाद सिद्धगोपाल के बेटे साकेत शाह और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष तारिक सहित 1 दर्जन साथी मौके पर पहुंच गए। यहां बसपा प्रत्याशी अरिमर्दन सिंह के बेटे हिमाचल सिंह, नाती अभिमन्यु सिंह सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों ने उन पर हमला कर दिया। घटना में साकेत शाह को गोली लगी। सपा यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष अब्दुल तारिक, सपा कार्यकर्ता अमित सहित एक अन्य को भी गोली लगी है। किस तरह की अराजकता है आप इससे समझ सकते हैं। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। लोगों ने सपा प्रत्याशी सिद्धगोपाल शाह ने 5 लोगों के नाम एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। साथ ही 2 दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। उधर दूसरे पक्ष की तरफ से जो मामला दर्ज किया गया उसमें यह आरोप लगाया गया कि साकेत शाह और सौरभ शाह लोगों में वोट के लिए रुपए बांट रहे थे। उनके पक्ष में भी एक शख्स को गोली लगी है। मामले में 3 नामजद सहित 4 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। वहीं रायबरेली सदर की बात की जाए तो यहां भी रालोद उम्मीदवार पर किसी ने फायरिंग की और किसी तरह ही वो अपनी जान बचा सके। ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के आरडीए कॉम्प्लेक्स में हुई, वहां पर भी हुई जहां पर जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। रायबरेली में ही उर्मिला इंटर कॉलेज स्थित पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने पर लोगों ने हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रतापगढ़ में वहां पर विधानसभा में सपा प्रत्याशी राम सिंह पटेल के करीबी जिला पंचायत सदस्य मुन्ना पटेल पर बीएलओ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लग गया। बूथ नंबर 132 पर वोटर पर्ची ना मिलने से मुन्ना पटेल नाराज बताए जा रहे थे और इलाहाबाद में थरवई थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव के 800 लोगों का नाम मतदाता सूची से गायब होने की भी सूचना मिली है। नाराज लोगों ने पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा किया। रायबरेली में किला बाजार बूथ पर महिलाओं के वोट डालने को लेकर इंस्पेक्टर से बीजेपी प्रत्याशी अनीता श्रीवास्तव का भी विवाद हो गया। रायबरेली में मशीगंज आदर्श मतदान केंद्र पर टेंट गिर गया, जिसमें पोलिंग एजेंट घायल हो गया। इलाहाबाद के मेजा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से पथराव किया गया। उनका आरोप था कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में
एक दरोगा पर वोट डलवाने का उन्होंने आरोप लगाया। वहीं चित्रकूट में पूर्व माध्यमिक बालिका विद्यालय नया बाजार कवि में सपा लोहिया वाहिनी जिलाध्यक्ष फराज खान ने बूथ संख्या 67 पर मतदान की गोपनीयता ही भंग कर दी। वोट करते समय ईवीएम और खुद का फोटो फेसबुक पर डाल दिया। इलाहाबाद के करेलाबाग पुलिस स्टेशन पर ईवीएम खराब होने से मतदान को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। आप पहली बार डाल रहे हैं? ओके। तो मतदान के दौरान जो हिंसा की खबरें आती हैं उससे पोल भी खुलती है जो मौजूदा सरकार है, और पोल खुली है अखिलेश सरकार की। कुल 53 सीटों पर चुनाव हुआ है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, अवध और बुंदेलखंड के 12 जिलों में चुनाव हुआ है। अपने आप में ये बात सामने आ रही है। कुल 53 सीटों पर चुनाव हुआ है। चौथे चरण की हम बात कर रहे हैं और यहां पर कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। अवध और बुंदेलखंड के 12 जिलों में ये चुनाव हुआ है। जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, अगर हम उसकी बात करें चौथे चरण की, तो प्रतापगढ़ के रामपुर खास से प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्र, प्रतापगढ़ के कंडा से राजा भैया, रायबरेली से अगर बात कहें तो बाहुबली अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह, ऊंचाहार से स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र उत्कर्ष, इलाहाबाद के करछना से रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह, ये प्रतिष्ठाएं दांव पर लगी हैं जो अब अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चरण दिनकर नारायणी से ये तमाम वो नाम हैं जो अभी जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रतापगढ़ के कुंडा से राजा भैया की सांख दांव पर लगी है। राजा भैया का अपना ही वर्चस्व है, अपने ही लोग हैं। अब जनादेश कितना मिलता है ये देखना होगा। रायबरेली से बाहुबली अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह मैदान में पहुंची हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं इनकी प्रतिष्ठा चौथे चरण में दांव पर लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र उत्कर्ष का भी फैसला हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य कितने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और उनके बेटे को कितना ज्यादा लोग पसंद करते हैं, इसका भी फैसला हो ही जाएगा। तो कुल 680 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है। इलाहाबाद की उत्तरी सीट पर सबसे ज्यादा 26 प्रत्याशी, फतेहपुर के खागा, कौशांबी के मंजनूपुर और प्रतापगढ़ के कुंडा में सबसे कम 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो फतेहपुर के खागा, कौशांबी के मंजनपुर और प्रतापगढ़ की ये बात है जहां पर 6 उम्मीदवार ही हैं। कि कुंडा में सबसे कम है, 6 उम्मीदवार मैदान में हैं जहां पर 680 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है। 2012 में चुनाव के परिणाम की अब हम बात करते हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि 2012 में चुनाव के परिणाम किस तरह से थे। 53 सीटों पर हुए थे चुनाव यहां पर। तब भी समाजवादी पार्टी को 24 मिले थे जो अब कम होने की दिशा में दिख रहे हैं। बसपा को 15, 5 सीट पर बीजेपी तो 6 सीट पर कांग्रेस को विजय मिली थी। 3 सीट अन्य के खाते में भी गई थी। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को यहां से सीटें कांग्रेस के हाथ से जाती भी दिखाई दे रही हैं, अन्य के खाते में जो चली गई थी सीटें। ये 2012 का चुनाव परिणाम है जिससे आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं अभी के चुनाव में जो चौथे चरण का चुनाव हुआ है। अब आपको दिखाते हैं यूपी की ही 4 तस्वीरें जहां आज चौथे चरण में चुनाव संपन्न हुआ है। ये 4 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन के सामने। रायबरेली की जहां पर लोग शांति से मतदान कर रहे हैं, इलाहाबाद की, बांदा यूपी की जहां पोलिंग बूथ की ये तस्वीर है, और झांसी यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी संख्या में लोग बाहर निकले और उन्होंने चौथे चरण का मतदान किया है, अपने लिए अपने भाग्य का फैसला किया है, जो कि बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। अगर आप बाहर निकलते हैं, मतदान करते हैं, वही लोगों का उत्साह देखने को मिला चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के रायबरेली, इलाहाबाद, बांदा यूपी और झांसी। ये 4 तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। यूपी में चौथे चरण के दौरान आम जनता के साथ साथ दिग्गजों ने भी अपने मतों का इस्तेमाल किया। आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें जिसमें दिग्गजों ने अपने मतों का इस्तेमाल किया है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की ओर से, सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी की ओर से, निरंजना ज्योति की आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और अदिति सिंह जिनकी साख दांव पर लगी है चौथे चरण में। अदिति सिंह कांग्रेस की ओर से
वो सामने आई। तो ये 4 तस्वीरें हैं केशव प्रसाद मौर्य ने जब मतदान किया उस वक्त की। सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, निरंजना ज्योति सांसद हैं बीजेपी की, और अदिति सिंह कांग्रेस की ओर से। ये 4 तस्वीरों में 4 दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने वोट डालने के बाद बीजेपी की जीत का दावा किया है। यह मैं 2017 के चुनाव में स्पष्ट तौर से देख रहा हूं कि अब की बार 300 पार हम बहुत बड़ी बढ़त के साथ और जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। आधा चुनाव हमारी पार्टी लड़ रही है, प्रत्याशी लड़ रहा है, लेकिन आधा चुनाव जनता लड़ रही है। और इसलिए हमारी सफलता का एक मुख्य आधार है कि आज गरीब आदमी, किसान, नौजवान, मातृशक्ति हमारे साथ खड़ी है। और अब सुनते हैं वेस्ट बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को, जिन्होंने इलाहाबाद में अपने मत का इस्तेमाल किया और क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रत्येक जागरूक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह चुनाव के अवसर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करे। मताधिकार के महत्व को समझने की आवश्यकता है। एक एक मत के आधार पर सरकारें बनती हैं, उनके कार्यक्रम लागू होते हैं, और इसलिए प्रत्येक नागरिक को संविधान के आदेशों की या उसमें निर्देशों की या उसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तो संविधान के अंदर रहकर मतदान का प्रयोग करना चाहिए। केशरीनाथ त्रिपाठी ने तो ये बात कह दी, लेकिन यूपी में ये बात लागू हो ही नहीं पाती। यूपी में चुनाव के बीच लड़ाई की भी खबरें आई। यूपी के महोबा में सपा बसपा समर्थक के बीच झड़प हो गई। इस दौरान बीएसपी समर्थक ने गोली ही चला दी, जिसमें एसपी प्रत्याशी के बेटे को गोली लग गई। अब आप ही फैसला कीजिए कि कौन कितना गुंडा राज से आपको मुक्ति दिलाएगा। बसपा यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष सहित 3 लोग घायल हो गए। स्थिति को देखते हुए महोबा में भारी पुलिस बल तैनात कर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आज रात में अभी करीब 3 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि बगरिया चौकी के अगल बगल वहां पर बसपा के प्रत्याशी हरमर्दन सिंह के बेटे, नाती और उसके करीब 50 साथियों ने मिलकर, जितने भी बताया उन्होंने, साथियों ने मिलकर उन्होंने हमला कर दिया है। गाड़ी में आगे पीछे ओवरटेक की घेर के उन्होंने गोली चलाई, जैसे मेरे बेटे साकेत साहू को, और एक हमारा तनवीर है जो जिलाध्यक्ष है, यूथ का जिलाध्यक्ष है, और एक कोई अज्ञात है, उसको गोली लगी। देखिए, जो सपा के प्रत्याशी हैं उनके पुत्र को गोली लगी है और उनके साथ में 3 और लोग हैं जो इंजर्ड हैं। ऐसा मालूम पड़ा है कि दूसरी तरफ जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनके पुत्र का नाम आ रहा है कि वो अपने साथियों के साथ थे और फायरिंग हुई, जिसमें कि ये लोग घायल हुए हैं। और अब इसमें इनसे तहरीर लेकर भी एफआईआर लिखवाई जा रही है और फिर कार्रवाई कराई जाएगी। जो भी दोषी सबके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। करीब 5 लोग को नामजद किया है और बाकी 20 लोग अज्ञात की बात कही है। तो ऐसा हम एफआईआर में लिख के फिर कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। तो सपा प्रत्याशी के बेटे को गोली लगी है और चलाई किसने है? उसी मायावती के पार्टी के नेता ने, जो कहती हैं कि मेरे आने के बाद मैं गुंडाराज खत्म कर दूंगी। लेकिन जिस तरह की गुंडागर्दी इन दोनों पार्टियों में देखने को मिलती है, इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है वो ना सपा तय करेगी ना बसपा तय करेगी। विकल्प की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए प्राइम टाइम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश की शीर्ष राजनीति में जगह बनाने के लिए किसी भी पार्टी को यूपी को जीतना जरूरी ही माना जाता है और अब यूपी में चुनाव चल भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नेता एक दूसरे की कमियों को भी तलाशने में लगे हैं और पूरा समय भी लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। लेकिन यूपी की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है वो है अखिलेश के जरिए गुजरात के गधों को लेकर दिया गया बयान। और आज यानी कि गुरुवार को यूपी के बहराइच की रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश के उसी बयान पर पलटवार किया है। तो यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गधे वाली टिप्पणी पर पीएम मोदी ने गुरुवार को पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव को अब गधे का भी डर लगने लगा है। क्या ये गुजरात के गधे तो सैकड़ों मील दूर हैं, तो वो गुजरात के गधे से क्यों डर रहे हैं? वहां के गधों को तो बख्श दें। पीएम ने सवालिया लहजे में कहा कि अखिलेश जी, आखिर गुजरात के
गधे से आपको इतनी नफरत क्यों है? मोदी ने बहराइच रैली में एसपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ गठजोड़ आपकी मजबूरी थी। अखिलेश ने खुले मन से नहीं मजबूरी में गठबंधन किया है। अखिलेश पर निशाना साधते हुए मोदी ने यह भी कहा कि ये लोग ऐसे हैं कि चुनाव प्रचार तो करते हैं तो गायत्री प्रजापति का मंत्र भी जपते हैं, जिन पर गंभीर से गंभीर आरोप लगे हैं। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, अपने विरोधियों की आलोचना होती है, तीखे से तीखी आलोचना होती है, बहुत स्वाभाविक भी है। और हम भी ऐसी हर आलोचना को उतने ही प्यार से लेते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं अखिलेश जी, मोदी पे हमला करो समझ सकता हूं, भाजपा पे हमला करो समझ सकता हूं, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर आपको गधे का भी डर लगने लग गया क्या? अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है, सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आऊं, इस गौरव के साथ काम करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे अवसरवादी गठबंधनों को कभी स्वीकार नहीं करती। यात्रा निकालकर 2 महीने पहले गांव गांव जाकर के कहते थे 27 साल यूपी बिहार, और अचानक आप उनको गले लग गए। 27 साल यूपी बेहाल कहने वाले और सत्ता के दरमियान यूपी को बेहाल करने वाले, ये कहने वाले और करने वाले मिल गए हैं। अब उत्तर प्रदेश का हाल क्या होगा, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। तो आपको बता दें कि अमिताभ गुजरात टूरिज्म के एम्बेसडर हैं। इसके लेटेस्ट ऐड में अमिताभ बच्चन अहमदाबाद के नज़दीक मौजूद वाइल्ड एस पार्क को प्रमोट करते नजर आते हैं। इस वाइल्ड पार्क में 4500 गधे हैं और करीब 1 मिनट के इस ऐड में अमिताभ को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, बल्कि उसे थैंक यू कहिएगा। यही शायद प्रधानमंत्री ने अखिलेश को कहा, उसका सही इस्तेमाल किया। मैं बताता हूं क्यों ये भी अमिताभ बच्चन के उस ऐड में वो कहते हैं। गुजरात का सरताज इंडियन वाइल्ड एस, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलेंगे। अहमदाबाद से 1.5 घंटे दूर है ये प्लेस। जब ये ऐड बनाया गया होगा तब सोचा भी नहीं गया होगा कि ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा, वो भी इतना बड़ा मुद्दा कि पूरे यूपी के चुनावी दंगल में इसकी ही चर्चा होगी। बात गधे की हो या किसी अन्य नेता के किन्हीं विवादास्पद बयानों की, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इस बार यूपी के चुनाव में हर कोई मर्यादा की सीमा लांघते ही दिखा। ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि विरोध करने के लिए कोई बड़ा नेता पीएम को आतंकवादी तक करार दे दे। साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है? बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में बाद में बगल में है, और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं।
और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। और जो एड है वो ये है जो टीवी पे हमने देखा है। उनके जो राजनीतिक आका है प्रधानमंत्री जी अमित मोदी जी, जो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही। हाँ, अमित शाह उसका कोई ज्यादा भूमिका नहीं है, उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे बोलते रहो, और जाकर के धमकाने लगते। कई जगह तो उनके कार्यकर्ता डर गए मंच पर, इतने जोर जोर से धमकाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता धमका किसको रहे हैं। धमकी में लेना चाहते हैं, मतदाताओं को दहशत में लेना चाहते हैं, डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में, राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं दोनों। जब ऐसे बयान दिए जाते हैं ना, तो यकीन मानिए कि नेताओं के पास ना तो मुद्दे होते हैं और ना ही बोलने को कुछ होता है। तो आज खबरों के साथ विश्लेषण में प्राइम टाइम न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही। आप हमें आपके फीडबैक भी भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज सुदर्शन न्यूज पर, और ट्विटर पर भी @सुदर्शन टीवी पर। आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है। जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको एक गीत के साथ। जय हमारी बातें को